हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम बैक्टीरियल सेल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ये ऐसी सेल्स होती है जिसमें किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। ओके, तो इस सेल्स का जो मेन जो हिस्सा है वो है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल्स आते हैं, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे कि न्यूक्लियोइड्स इसमें होता है, राइबोसोम्स होते हैं और कुछ खास तरह की चीज़ें जो इसमें होती है वो हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इसे डिस्क्राइब करता है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं और स्टेरॉल्स बैक्टीरिया में नहीं होते। बैक्टीरिया में स्टेरॉल्स की जगह पर कुछ खास तरह की मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे होपेनॉइड्स कहा जाता है। ओके, तो लिपिड जो होती है ये फॉस्फोलिपिड्स होती है इनमें। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर के फॉर्म में होता है। तो ये खास उसी तरीके से है जिस तरीके से यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एक्सेप्शन सिर्फ यही है, कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन इनमें खास होते हैं और कुछ जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कोलेस्ट्रॉल इसमें नहीं होता, स्टेरॉल्स इसमें नहीं होता। स्टेरॉल्स की जगह पर इसमें यहाँ पर होपेनॉइड्स होते हैं। ओके, बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है ये आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो वहाँ पर आपको एक आइडिया आ जाएगा किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। तो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चाहे वो यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, दोनों के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है ये दिया गया है। और तो ये जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है ये बैक्टीरियल सेल्स और उसी के साथ साथ जो यूकैरियोटिक सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे ये एक्सप्लेन करता है, जो कि आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। ओके, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन क्या होता है बैक्टीरियल सेल में। तो बैक्टीरियल सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट है यानी कि इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बैक्टीरियल सेल्स के कुछ खास तरह के लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे लिपोपॉलीसैकेराइड्स कहा जाता है या फिर LPS कहा जाता है। तो बैक्टीरिया की जो एंटीजेनिक आइडेंटिटी जो है ये LPS देता है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को। तो यही LPS जो है यही LPS उस बैक्टीरिया की पैथोजेनिक एफिशिएंसी को डिफाइन करता है। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो इनफोल्डिंग आप जो देख रहे हो इस इनफोल्डिंग को मेसोसोम कहा जाता है। तो मेसोसोम जो है ये हर एक बैक्टीरिया में होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस मेसोसोम का काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। तो ये जो मेसोसोम है कुछ हद तक उनका फंक्शन करने का काम करता है। तो जो रिपोर्टेड फंक्शंस जो है मेसोसोम्स के वो ये है कि ये रेप्लिकेशन में यानी कि जो इसका जो DNA रहेगा उसका रेप्लिकेशन जो होता है उसमें ये हेल्प करता है। उसके साथ साथ इसमें कुछ खास तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन कराने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी एंजाइम्स हैं ये इस मेसोसोम में मिलते हैं। ओके, तो इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके बारे में इसके बाद जो है ये है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ये पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है। तो पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है जिसमें एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटिल मुरामिक एसिड, इनके साथ साथ कुछ शॉर्ट पेप्टाइड्स होते हैं। ओके, यानी कि इसकी जो सेल वॉल जो है ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन यानी कि अमाइनो एसिड इन दोनों का मिक्सचर है और इसीलिए इसे हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहा जाता है। इसके साथ ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहने का एक और ये है कि यहाँ पर ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये दो अलग अलग कार्बोहाइड्रेट है, एक है एन एसिटिल मुरामिक एसिड और एक है एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। ओके, तो इस वजह से इसे हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो ये जो कलेक्टिव नेम जो है इस सेल वॉल का जो कंपोजिशन जो है इसका कलेक्टिव नेम है पेप्टिडोग्लाइकन। तो इस पेप्टिडोग्लाइकन को म्यूरिन भी कहा जाता है। तो ये जो सेल वॉल है ये बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ओके, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें
सेल वॉल जो है ये काफ़ी थिक होती है। जैसे कि अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये सेल वॉल अगर है तो यहाँ पर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। और ये जो रहेगा ये है साइटोप्लाज्म, ओके। तो मैंने एक फ्रैक्शन इसमें ड्रॉ किया हुआ है। तो ये है सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है साइटोप्लाज्म। तो इस तरह के बैक्टीरियल सेल्स को, जहाँ पर एक ही सेल वॉल है, एक सेल वॉल जो बहुत ज़्यादा थिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है, इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगा, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बियरिंग सेल्स को हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, ओके। तो इस तरह की सेल्स को ग्राम पॉजिटिव कहा जाएगा। ग्राम नेगेटिव सेल्स में क्या होता है, जैसे कि ये है साइटोप्लाज्म, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो यहाँ पर एक बहुत ही थिन सेल वॉल रहेगी जो कि ऑब्वियसली पेप्टिडोग्लाइकन से ही बनी रहेगी। ये है सेल वॉल, ओके। और इस सेल वॉल के बाद यहाँ पर और एक मेम्ब्रेन रहेगी, आउटर मेम्ब्रेन, जो कि लिपिड मेम्ब्रेन होगी ऑब्वियसली। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसमें दो मेम्ब्रेन मिलेगी आपको, एक इंटरनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और एक होगी आउटर मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल वॉल जो है और ये जो मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जो स्पेस है, स्पेस को पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है, ओके। तो ये जो केस है, इस केस को हम ग्राम नेगेटिव वाली केस कहते हैं और ये जो है ये ग्राम पॉजिटिव वाली है, ओके। तो सेल वॉल के स्टेनिंग के बेसिस पर ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव ये कैटेगराइजेशन किया गया है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज जो होते हैं ये ग्राम स्टेन को रिटेन करते हैं, इसलिए ये इसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। ग्राम स्टेन जो है ये सेल वॉल को स्टेन करता है, तो जहाँ पर ज़्यादा सेल वॉल रहेगी वहीं पर ये ग्राम स्टेन जो है ये रिटेन करेगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन जो है ये बैक्टीरियल सेल वॉल को स्टेन होने नहीं देती, ओके। तो इस तरह का कैटेगराइजेशन है। इसका जो डिटेल जो है वो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको डिस्कस करूँगा इसके साथ। तो ये है सेल वॉल। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सेल वॉल जो है ये बैक्टीरियल सेल्स को ऑस्मोटिक स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करती है, ओके। और रेगुलर शेप देने के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबल होती है ये सेल वॉल। तो इस तरीके से ये बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ये खास है, ओके। तो बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोजिशन जो है ये है पेप्टिडोग्लाइकन, इसे म्यूरिन भी कहा जाता है। प्लांट सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज से बनती है। फंगल सेल वॉल की बात करते हैं तो वो काइटिन से बनती है। तो इसके बाद इस सेल वॉल के ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की एक लेयर होती है। ये कार्बोहाइड्रेट अगर लूजली अरेंज होंगे तो इसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, लेकिन वही कार्बोहाइड्रेट जब कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे तो उसे हम कैप्सूल कहते हैं। दोनों का फंक्शन कुछ हद तक सिमिलर है। ये बैक्टीरिया को, या कैप्सूल हो चाहे वो स्लाइम लेयर हो, ये बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम पर अटैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके। और यही कैप्सूल या स्लाइम लेयर उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी बनाने में हेल्प करता है। तो ये कैसे होता है, कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनते हैं बैक्टीरिया? तो जब भी कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्वायरमेंट होता है तो ये बैक्टीरिया सेल इस कैप्सूल के थ्रू या स्लाइम लेयर के थ्रू एक दूसरे के साथ एडहेर हो जाते हैं और वहाँ पर एक फिल्म बना लेते हैं, ओके। तो जो भी बैक्टीरिया इस एग्रीगेट में प्रेजेंट होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उस एंटीबायोटिक एनवायरनमेंट से वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, ओके। तो ये इसका इम्पॉर्टेंस है स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल का, ओके। तो किसी बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर हो सकती है तो किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल हो सकता है। दोनों स्ट्रक्चर एक जगह पर प्रेजेंट नहीं होते, ओके। सो ये ध्यान में रखिए, ये कैप्सूल या ये जो स्लाइम लेयर जो है ये कार्बोहाइड्रेट से बनती है, ओके। तो इन स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल, इस स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली सेल इनवेलप कहा जाता है। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होने वाले जो स्ट्रक्चर्स है वो है पीली या फिर फिम्बरी, ओके। तो पीली और फिम्बरी ये बहुत ही ट्यूब लाइक, बहुत ही छोटे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि
इस सेल वॉल से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होते हैं। ओके, तो पीली जो है ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। कॉन्जुगेशन जो है ये एक तरह का जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है दो बैक्टीरिया के बीच। ओके, और फीमरी जो है ये सबस्ट्रेटम को अटैच करने के लिए इस स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू। ओके, इसके बाद जो एक्सटेंशन है वो है फ्लैजेला। तो फ्लैजेला जो है ये इस बैक्टीरिया को लोकोमोट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हेल्प करता है। ट्विंगलिंग ऑफ फ्लैजेला आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ दिस बैक्टीरियल सेल। ओके, तो फ्लैजेला जो है ये एक तरह का फिलामेंट होता है, प्रोटीन फिलामेंट होता है जो कि हॉलो है। ये फ्लैजेला और जो यूकैरियोटिक सेल्स में जो फ्लैजेला है इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो है इसमें 9+2 अरेंजमेंट होती है। ओके, प्रोटीन फिलामेंट्स की 9 फिलामेंट्स जो है ये आउटर साइड में होते हैं और 2 फिलामेंट्स जो है वो इनर साइड में होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। इस तरह की अरेंजमेंट बैक्टीरियल फ्लैजेला में नहीं मिलती। ये सिंपल एक प्रोटीन फिलामेंट है। ओके, फ्लैजेला के बेस पर ये जो भी है ये फ्लैजेला का बेस है। यहाँ पर एक छोटा सा मोटर लगा होता है जो कि इस फ्लैजेला को रोटेट करने में हेल्प करता है। जैसे स्टिमुलस मिलेगा वैसे ही वो जो मोटर है वो रोटेट करने लगेगा और उस स्टिमुलस की तरफ जाना है, यानी कि उस स्टिमुलस में अट्रैक्ट होना है या स्टिमुलस से रिपेल करना है। उस बेसिस पर ये फ्लैजेला की मूवमेंट होती है। ओके, तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो है इंक्लूजन बॉडीज़। तो इंक्लूजन्स जो है ये बहुत ही छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं जिनमें बैक्टीरिया के कुछ रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड होते हैं, जैसे कि कार्बन जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटेरेट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इसके साथ साथ फॉस्फेट भी इसमें स्टोर किया जाता है। तो ये जो इंक्लूजन बॉडीज़ जो है, इंक्लूजन बॉडीज़ के अलावा कुछ बैक्टीरिया में कुछ माइक्रो कंपार्टमेंट्स भी मिलते हैं, जैसे कि गैस वैक्यूल्स। ओके, तो इन गैस वैक्यूल्स में कुछ खास तरह की गैस इसमें फिल्ड होती है, जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो भी हमें इसमें मिल सकती है। तो ये जो है इन स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली इंक्लूजन बॉडीज़ कहा जाता है। ओके, इसके बाद जो राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरीज़ है बैक्टीरिया के पास होती है। और ये राइबोसोम खास तरह के राइबोसोम्स इसमें होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर जो मॉडल जो है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जो राइबोसोम्स मिलते हैं वो है 70S राइबोसोम्स। ओके, जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनमें 80S राइबोसोम्स मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो राइबोसोम्स जो है ये 2 सब यूनिट से बनते हैं, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। ओके, जो स्मॉलर सब यूनिट जो होता है यहाँ का इसे हम 30S कहते हैं और जो लार्जर सब यूनिट होता है उसे कहते हैं 50S। तो इस तरीके से ये 2 सब यूनिट से ये राइबोसोम्स जो है ये बनते हैं। तो राइबोसोम का काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है? ये राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और इसके साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये 2 अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का रोल प्ले करते हैं। तो राइबोसोम का कंपोजिशन क्या होता है? राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन्स, राइबोसोमल प्रोटीन्स और आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए से बनते हैं। ओके, तो ध्यान रखिए जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो है वो 70S टाइप के होते हैं। आफ्टर राइबोसोम अब हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल सेल्स के जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो बाकी सेल्स की तरह जो बैक्टीरिया जो है इसमें भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो ये डीएनए जिस रीजन में बैक्टीरिया में स्टोर्ड होता है उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ओके, तो यूजुअली ये जो क्रोमोसोम जो है बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है, इस बैक्टीरिया में एक क्रोमोसोम मिलता है, एक ही क्रोमोसोम होता है जो कि सर्कुलर होता है। ओके, क्रोमोसोम सर्कुलर होने के पीछे एक रीज़न है। जैसे कि हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो वो लीनियर होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, क्योंकि उनके दोनों एंड पर टीलोमर पाए जाते हैं। टीलोमर्स जो है ये दोनों एंड को एक दूसरे के साथ जुड़ने नहीं देते। ओके, तो ये बिल्कुल इस तरीके से उसे रखता है। लेकिन अगर हम टीलोमर्स को निकाल देते हैं तो ये जो क्रोमोसोम है ये इस तरीके से जो एंड है वो जुड़ जाएंगे, जो कि सर्कुलर क्रोमोसोम में रिजल्ट होगा इसका। तो जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स जो है इनमें टीलोमर्स नहीं होते। ओके, बैक्टीरियाज जो है जैसे विब्रियो कोलोरी, बोरेलिया, बर्गडॉर्फेरी, तो इन बैक्टीरिया में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यूजुअल सेल में, टिपिकल बैक्टीरियल सेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है जो कि सर्कुलर होता है, ये बात ध्यान में रखिए। ओके, तो ये जेनेटिक मटेरियल है और इसी वजह से ये जो क्रोमोसोम है ये इस बैक्टीरिया की रूटीन मेटाबॉलिज्म में
जो भी प्रोटीन्स लगने वाले हैं वो एक्सप्रेस करने में इसे हेल्प करता है सेल को। इस न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल के अलावा बैक्टीरिया के पास और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है, इसे प्लाज्मिड कहा जाता है। तो प्लाज्मिड का डेफिनेशन ही यही है, ओके, इट इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। तो प्लाज्मिड के बगैर भी बैक्टीरिया नॉर्मल फंक्शन कर सकता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में, कुछ इंस्टेंसेस में ये जो प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरिया के लिए प्लस पॉइंट साबित होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्लाज्मिड के पास कुछ खास तरह के जीन्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को डास्ट्रिक एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कराने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं और इस वजह से कुछ बैक्टीरिया जो है एक पर्टिकुलर एंटीजन को रेजिस्ट कर पाते हैं। ओके, तो प्लाज्मिड जो है, ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया को डास्ट्रिक एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कराने में हेल्प कराता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड हो। ओके, तो प्लाज्मिड का जो इम्पोर्टेंस जो है ये बायोटेक्नोलॉजी में भी है और इसी की वजह से प्लाज्मिड को वेक्टर की तरह यूज़ किया जाता है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डीएनए को ट्रांसफ़र कराने में, आर्टिफिशियल डीएनए ट्रांसफ़र के लिए प्लाज्मिड को यूज़ किया जाता है। ओके, तो आई होप आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि साइटोप्लाज्म की बाउंड्री है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ओके, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। दूसरा जो है वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो सेल्स, इस बैक्टीरियल सेल्स को ऑस्मोटिक स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। इसका कंपोजिशन है पेप्टिडोग्लाइकन, इसे म्यूरिन भी कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल और स्लाइम लेयर जो है ये कार्बोहाइड्रेट की एक कवरिंग होती है सेल वॉल के ऊपर, जिसकी हेल्प से बैक्टीरिया दूसरी सेल्स के साथ, यानी कि एक दूसरे के साथ वो एडहेयर कर सकती है और इसी की वजह से उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इसके साथ साथ ये कैप्सूल या स्लाइम लेयर जो है ये बैक्टीरिया को सबस्ट्रेटम में अटैच करने में हेल्प करती है। इन तीनों चीज़ को कलेक्टिवली सेल इनवेलप कहा जाता है। इसके बाद हमने कुछ एक्सटेंशंस के बारे में बात किए थे। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक एक्सटेंशन जो है वो है पिली और फिमरी। पिली जो है ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, एक तरह का डीएनए एक्सचेंज प्रोसेस होता है कॉन्जुगेशन, जो दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच में डीएनए को एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है। फिमरी जो है ये सबस्ट्रेटम को अटैच कराने में हेल्प करती है। ओके, इसके बाद जो एक्सटेंशन देखा था हमने वो था फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है ये सेल के लोकोमोशन में हेल्प करता है, जो कि एक प्रोटीन की ट्यूब होती है। इसके बाद हमने इंक्लूजन बॉडीज़ की बात की थी, जो कि बैक्टीरिया के रिजर्व पॉकेट्स होते हैं। इसके बाद हमने राइबोसोम्स के बारे में बात की थी। राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरीज होती है। बैक्टीरिया के पास 70S टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं। ओके, इसके बाद हमने न्यूक्लियोइड की बात की थी। न्यूक्लियोइड एक ऐसा रीजन है जहाँ पर बैक्टीरियल क्रोमोसोम पाया जाता है। बैक्टीरिया में एक ही क्रोमोसोम होता है जो कि सर्कुलर होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। प्लाज्मिड जो है ये सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जिसमें डास्ट्रिक एनवायरमेंटल कंडीशन में बैक्टीरिया को सर्वाइव कराने के लिए जो भी जीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।
ओके, तो यहाँ पर जो भी मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया है ये सारे के सारे आउटर स्ट्रक्चर हैं। तो अब हम बैक्टीरिया के इनर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो भी इनक्लोज स्पेस रहेगा इसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। ओके।